हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1 में मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उनको मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने देखा कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। आपने देखा कि किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन हम स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइलम, जैसे कि रीनल पेल्विस, कैलिक्स, और आपने पढ़ा मेड्यूलरी पैरामिड्स क्या होते हैं। साथ में हमने देखा कॉलम ऑफ वर्टिनी क्या होता है और हमने ये भी जाना कि हमारी किडनी को हम 2 मेजर जोन में डिवाइड कर देते हैं। एक आउटर जोन होता है जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं और एक इनर जोन होता है जिसको आप मेड्यूला कहते हैं। इसके अलावा हमने यूरेटर के स्ट्रक्चर को भी देखा, हमने यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को भी देखा, हमने यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर को भी देखा। और यूरेथ्रा में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताई थी कि मेल और फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है उसमें काफी कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि मेल का जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और मेल अपने यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन और सीमेन दोनों पास कर सकते हैं, लेकिन फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है लंबाई में और स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और यूरिन केवल पास हो सकती है इसकी हेल्प से, यानी कि फीमेल अपने यूरेथ्रा से केवल यूरिन को रिलीज करती हैं। अल्टीमेटली प्रीवियस लेक्चर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए थे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1 यानी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की गई है। वहां पर क्लिक करके, केवल क्लिक करके आप अपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं जल्दी से जान लेते हैं। आज का भी हमारा लेक्चर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप एनसीईआरटी से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सीक्वेंस कुछ ऐसा दिया गया है टेक्निकल टर्म्स का कि हमें यह टॉपिक प्रॉपरली समझ में नहीं आ पाता। और इस टॉपिक के ना समझ आ पाने की वजह से आगे के जो टॉपिक हैं सेम चैप्टर के, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जो कंसेप्ट है वो अच्छा नहीं होता है। तो आज का लेक्चर ना केवल आज के टॉपिक को समझाने वाला है, बल्कि आज का लेक्चर आगे के टॉपिक्स को समझने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिलीव कीजिए कि ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना होगा, समझना होगा, और अगर पॉसिबल हो सकता है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, कि आपके नोट्स भी इस लेक्चर के आपको प्रिपेयर करने हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखते हुए। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2 को, और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। हमारी जो किडनी है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हमारी किडनी बहुत सारे छोटे बड़े काम करती है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है हमारी किडनी का वो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, वाटर एंड आयंस को रिमूव करना। तो आपके ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको आपकी किडनी रिमूव करती है। ये आपकी किडनी का एक इंपॉर्टेंट यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण काम होता है। इतना समझ में आ चुका है। आपकी किडनी के अंदर ब्लड को लेकर जाने वाली आर्टरी को आप रीनल आर्टरी कहते हैं, और रीनल आर्टरी में जो ब्लड होता है या जिस ब्लड को लेकर ये किडनी के अंदर एंटर करती है, उस ब्लड में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं लाइक यूरिया, वाटर एंड आयंस, उनको रिमूव करने के लिए आपकी किडनी में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक छोटी छोटी फैक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं। और ये छोटी छोटी जो कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर साइज की फैक्ट्रीज हैं, ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है, और इनको ही आप नाम देते हैं नेफ्रॉन। तो अब मैं यहां पर बिल्कुल लिख सकता हूं कि नेफ्रॉन एक्चुअली आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं, और एक किडनी में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है।
यानी कि फैक्ट्रीज हैं जो क्या करेंगी, आपके ब्लड से यूरिया को, वाटर को, आयंस को फिल्टर्ड कर देंगी, रिमूव कर देंगी, अलग कर देंगी। अब नेफ्रॉन कैसा दिखता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सबसे पहले एक नेफ्रॉन को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी कि ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। आपके हर एक नेफ्रॉन में कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। हम एक नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने कई नामों को सुना होगा, लाइक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। लेकिन आप अभी इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने नेफ्रॉन को केवल दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट होगा ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट होगा रीनल ट्यूब्यूल। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की, और आप जान लीजिए कि रीनल ट्यूब्यूल एक्चुअली में एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, एक नलिकाकार स्ट्रक्चर है जिसका पहला पार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूल जो पहला पार्ट बनाता है उसको आप कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये लिटरली कैसे दिखाई देता है, इसका लुक कैसा होता है, ये समझने के लिए हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को इमेजिनेट करते हैं। आपको कंसीडर करना है कि आपके पास एक बलून है, एक गुब्बारा है, और उस गुब्बारे में आपको हवा भरनी है, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो ये मैंने एक बलून ले रखा है यहां पर, और इस बलून में मैंने हवा भर रखी है, एयर को फिल्ड कर रखा है। ना तो बहुत ज्यादा हवा भरी हुई है, ना बहुत कम, यानी कि मैंने मीडियम एयर को इस बलून के अंदर फिल्ड कर दिया है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यह करना है कि मान लीजिए ये बलून है, और इस बलून के ऊपर आपको अपनी मुट्ठी, यानी कि आपकी फिस्ट, जो आपकी मुट्ठी है ना, घूंसा है, ये फिस्ट है, और इसको आपको बलून के ऊपर क्या करना है, बीचों बीच प्रेस करना है। यानी कि आप अपनी मुट्ठी को बलून के ऊपर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो जब आप बलून के ऊपर अपनी मुट्ठी को, यानी कि अपनी फिस्ट को प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरीके से बलून बीच में, यानी कि सेंट्रल में एक डिप्रेशन फॉर्म कर लेगा। बीच में ये एक गड्ढा टाइप का बना देगा जिसमें आपकी फिस्ट एनक्लोज हो जाएगी, और चारों तरफ से बलून एक डबल लेयर्ड, एक डबल वॉल्ड कवरिंग बना लेगा। यानी कि कुछ कटोरे या कप की तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो बलून के ऊपर जब आपने अपनी फिस्ट को, यानी कि मुट्ठी को प्रेस किया, तो बलून बीच में एक डिप्रेशन बना लेता है, और आजू बाजू से बलून जो है वो एक डबल वॉल्ड लेयर को तैयार कर लेता है। कुछ इस तरीके से ही होता है आपके रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट, जिसको आप कहेंगे वोमेन कैप्सूल। और वोमेन कैप्सूल को जब आप टॉप व्यू में देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, अभी तो मैं आपको फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूं, जब आप टॉप व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें डबल लेयर्ड होंगी, जिसमें डबल वॉल्ड होंगी, उसके चारों तरफ दो लेयर होंगी, एक इसकी इनर विसरल लेयर और एक इसकी आउटर पैराइटल लेयर। तो इसकी इनर विसरल लेयर ये है, और ये इसकी आउटर पैराइटल लेयर है। तो वोमेन कैप्सूल हमेशा एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड या कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दो लेयर्स होती हैं, एक इनर विसरल लेयर और एक आउटर पैराइटल लेयर। दोनों लेयर्स ही स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग या टिश्यू की बनी होती हैं। तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोमेन कैप्सूल की इनर या आउटर दोनों लेयर ही स्क्वामस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं। और जिन भी गधे बच्चों को यह नहीं पता है कि स्क्वामस एपिथेलियल क्या होता है, उनको मैं किनारे पर ले जाकर यह बता देता हूं कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, जिनमें जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। यानी कि इंट्रा सेल्यूलर स्पेस दो सेल्स के बीच में बहुत कम होता है। सेल की एक पतली सी लेयर बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है, तब जब आप स्क्वामस एपिथेलियल की बात करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि आपके घरों में आपके जो घर का फ्लोर होता है, फ्लोर यानी कि फर्श, वो टाइल्स से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से फ्लोर में टाइल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, और ये टाइल्स की लेयर कैसी होती है, एकदम पतली सी एक लेयर होती है, क्योंकि टाइल्स का शेप कैसा होता है, फ्लैट एंड थिन। ठीक उसी तरीके से स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स भी फ्लैट एंड थिन सेल्स होती हैं, जो
पेवमेंट मेम्ब्रेन जैसी एक पतली सी लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, और जहां भी आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट में स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होगी वहां पर बॉडी का वो पार्ट डिफ्यूजन में इन्वॉल्व जरूर होगा, यानी कि वहां पर ये स्क्वामस एपिथेलियल की लाइनिंग डिफ्यूजन को प्रमोट करेंगी, गैसेस के डिफ्यूजन को, आयंस के डिफ्यूजन को, या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन को। फॉर एग्जाम्पल, आपके लंग्स की एल्वियोलर वॉल में भी स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग होती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज में भी स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग होती है, आपकी एल्वियोलाई की जो एल्वियोलर जो सैक है और उसके अराउंड जो क्लोज कैपिलरीज हैं जो मिलकर एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, वहां भी आप स्क्वामस एपिथेलियल का जिक्र देखते हैं, क्योंकि वहां पर भी गैसियस एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तो अल्टीमेटली वोमन कैप्सूल भी डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दोनों लेयर स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग से बनी हुई है, ताकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का, आयंस का डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो सके, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा जब आप फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, नेफ्रॉन में सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल के पहले पार्ट को यहां पर बना लेता हूं, जो आपने अभी भी पढ़ा हुआ है, बोमेन कैप्सूल। तो ये रहा आपका बोमेन कैप्सूल, जो कि एक कैसा स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी दोनों लेयर स्क्वामस एपिथेलियल से बनी हुई हैं, और इसको मैं नीले कलर से हाईलाइटेड कर देता हूं, ये कर दिया मैंने, और उसका नाम भी लिख देता हूं बोमेन्स कैप्सूल। तो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट हो गया आपका बोमेन्स कैप्सूल, एक चीज आप समझ चुके हैं। अब बोमेन कैप्सूल बनाने के बाद रीनल ट्यूब्यूल क्या करेगा, आगे चलकर कंटिन्यू होकर एक टेढ़ी मेढ़ी नलिकाकार संरचना बनाएगा, यानी कि हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो बोमेन कैप्सूल बनाने के बाद रीनल ट्यूब्यूल एक टेढ़ी मेढ़ी हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को बनाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हाईली क्वाइल्ड टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इस ट्यूब्यूलर टेढ़े मेढ़े हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझना होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर की बात होती है, जब भी किसी टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर की बात होती है, तो वहां पर आप एक टर्म यूज करते हैं कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है हाईली क्वाइल्ड या टेढ़ा मेढ़ा, और बिकॉज की ये स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर है तो मैं कह सकता हूं ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये वोमेन कैप्सूल के काफी नजदीक है। आप देख सकते हैं ये वोमेन कैप्सूल के काफी करीब है, इवन वोमेन कैप्सूल से अटैच है ये पार्ट। तो पी से आप याद रखिए पास होता है, और पी से ही हम लिखते हैं प्रॉक्सिमल। तो पी से पास और पी से ही हम क्या याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल। तो इस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो कहेंगे ही, पर इसको प्रॉक्सिमल कहेंगे। ये कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये वोमेन कैप्सूल के पास है और पी से पास होता है, पी से प्रॉक्सिमल होता है। तो अब मैं इसका नाम लिख सकता हूं यहां पर कि ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि वोमेन कैप्सूल के बिल्कुल पास है, उससे अटैच है, उसको आप नाम दे सकते हैं PCT। P मतलब प्रॉक्सिमल, C मतलब कॉन्वोल्यूटेड, और T का मतलब हो गया ट्यूब्यूल। एक इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिए कि जैसे कि वोमेन कैप्सूल एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसके दोनों लेयर स्क्वामस एपिथेलियल की लाइनिंग रखती हैं, वैसे ही पीसीटी जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर तो नहीं है, पर इसमें भी इनर वॉल पर, इनर साइड पर आप देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, और वो एपिथेलियल टिश्यूज होंगी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग पीसीटी में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जब आप एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे वहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो आपको कहां देखने को मिलते हैं, स्पेशली माइक्रोविलाय रखने वाले, ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है जिनको, तो वहां पर आपको याद रखना होता है पीसीटी की लाइनिंग पर। और यहां तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसकी लाइनिंग पर, इनर लाइनिंग पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग देखने को मिलेगी। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग जो मैं येलोइश कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से माइक्रोविलाय का फॉर्मेशन भी करेंगी। देखिए कंसेप्ट को समझना है। मान लीजिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, सॉरी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, और जब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी, तो इनको आप नाम क्या देते हैं,
माइक्रोविलाई। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोविलाई एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्बटिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं, सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो पीसीटी की इनर लाइनिंग पर भी आपको देखने को मिलेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग है, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो माइक्रोविलाई कंसिस्ट किए होती हैं, और इसलिए इनको हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि ये बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग को रखते हैं। तो पीसीटी बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग को रखता है जो एब्जॉर्बटिव सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज की पीसीटी की लाइनिंग जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की, वो एपिथेलियल सेल्स अबंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और रिजर्व फूड भी रखती हैं। फिर से बोल रहा हूं, पीसीटी पर किसकी लाइनिंग है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल की। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स क्या कंसिस्ट किए होती है, माइक्रोविलाई। अगर माइक्रोविलाई की प्रेजेंस क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पर है तो आप उसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग, और इन सेल्स में आपको अबंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और रिजर्व फूड भी मिलेगा ताकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकें फॉर द एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीसीटी की लाइनिंग पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में अबंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है ताकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकें फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब देखते हैं हम लोग रीनल ट्यूब्यूल क्या करने वाला है। रीनल ट्यूब्यूल ने पहला स्ट्रक्चर क्या बनाया, बोमेन कैप्सूल। फिर उसने एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया, दैट इज द पीसीटी। अब पीसीटी क्या करेगा, आगे चलकर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। पीसीटी आगे चलकर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा जिसको आप नाम देंगे लूप ऑफ हैनले। तो पीसीटी ने अपने एक्सटेंशन से आगे एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आपने नाम दिया लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले में आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे लूप ऑफ हैनले की इस वाली लिंब को, इस वाले पार्ट को जो कि नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है नीचे की ओर, और ये वाला पार्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि एसेंडिंग जा रहा है। तो लूप ऑफ हैनले के भी दो लिम्ब्स होती हैं, एक एसेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो ये वाली लूप जो आपको दिख रही है इसको आप डिसेंडिंग लूप कहेंगे, और ये वाली लूप जो आपको दिख रही है इसको आप एसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, एसेंडिंग लूप भी कहा जा सकता है। हमेशा याद रखिए एसेंडिंग लिम्ब जो होती है या एसेंडिंग लूप जो होता है लूप ऑफ हैनले का, वो आगे चलकर यहां पर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। आप देखेंगे ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, चौड़ा। यहां पर डायमीटर क्या हो जाता है, ज्यादा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पर अभी आपको इतना याद रखना है कि लूप ऑफ हैनले एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। पीसीटी कंटिन्यू होकर आगे एक हेयर पिन लूप बनाता है जिसको आप लूप ऑफ हैनले कहते हैं। इसमें दो लिम्ब होती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक एसेंडिंग लिम्ब। अब एसेंडिंग लिम्ब आगे चलकर क्या बनाने वाली है, तो जो एसेंडिंग लिम्ब है वो आगे चलकर अगेन फिर से फर्दर एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी जिसको आप अगेन कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एसेंडिंग लिम्ब ने फिर से क्या किया, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, और इसको भी आप नाम देंगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पर इसको हम पूरा नाम क्या लिखते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल क्यों कहा गया, तो देखिए इसको प्रॉक्सिमल कहा गया था क्योंकि ये वोमन कैप्सूल के पास थी, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। इसको डिस्टल कहा जा रहा है क्योंकि ये वोमन कैप्सूल से दूर है। देखिए ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यानी कि हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन ये प्रॉक्सिमल है क्योंकि ये वोमन कैप्सूल के पास है। ये डिस्टल है क्योंकि ये वोमन कैप्सूल से थोड़ा सा दूर है कंपैरिजन में पीसीटी के। पर जब आप 3D स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीसीटी जो होता है वो भी वोमन कैप्सूल से काफी क्लोज होता है। हालांकि पीसीटी फिजिकली वोमन कैप्सूल से अटैच है पर डीसीटी अटैच नहीं है, पर उसके काफी क्लोज होता है। और मैं कह सकता हूं कि पीसीटी के कंपैरिजन में तो ये दूर ही होता है, भले ही ये क्लोज है। तो डी से दूर और डी से डिस्टल, ऐसे आपको याद रखना है। तो पीसीटी वोमन कैप्सूल के पास होगा, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी मतलब पास, और डिस्टल मतलब दूर, और ये वोमन कैप्सूल से दूर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा जिसको फॉर्म करेगी एक्सटेंशन से एसेंडिंग लिम्ब। क्लियर हो गई बात। अब आप देखेंगे कि हमारी जो किडनी है उसमें 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं।
एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जितने भी नंबर ऑफ नेफ्रॉन होंगे, 10, 20, 15, 20, 50, जितने भी नेफ्रॉन होंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, उन सभी नेफ्रॉन का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा यानी कि डीसीटी, वो ओपन होगा एक कॉमन डक्ट में, एक कॉमन स्ट्रेट डक्ट में, जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको मैंने नाम दे दिया कलेक्टिंग डक्ट। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, पर एक लोकेशन पर जो 15, 20, 50 नेफ्रॉन होते हैं, वो सभी नेफ्रॉन का जो डीसीटी होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो ओपन होगा एक कॉमन स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको आप नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो आप समझ सकते हैं, देखिए मैं पॉइंटर की हेल्प से आपको बताता हूं। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर किसी अनदर नेफ्रॉन का डीसीटी जो है वो ओपन हो रहा होगा, यहां पर किसी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का डीसीटी ओपन हो रहा होगा। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं उनका डीसीटी कॉमनली ओपन होता है। तो यहां पर हमें एक नई शिक्षा मिलती है, और वो नई शिक्षा यह है कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट स्ट्रक्चरली अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। एक्चुअली नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चरली कलेक्टिंग डक्ट पार्ट नहीं होता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि मैनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है, यानी कि बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनका डीसीटी कॉमनली ओपन होता है एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं रखता है, बल्कि कई नेफ्रॉन्स के बीच में एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। इसलिए कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं हो सकता। तो रीनल ट्यूब्यूल के जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे वोमेन कैप्सूल आएगा, उसमें पीसीटी आएगा, देखिए वोमेन कैप्सूल आएगा, पीसीटी आएगा, डीसीटी आएगा, लूप ऑफ हैनले आएगा। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल बिकॉज इट इज अ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा अंतर्माध्यमिक स्ट्रक्चर है जो कई नेफ्रॉन्स के डीसीटी को अपने अंदर कलेक्ट करता है, या उनके सीक्रेशंस को, फिल्ट्रेट को अपने अंदर कलेक्ट करता है। तो ये कई नेफ्रॉन के बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल पार्ट या किसी एक पर्टिकुलर रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चरल पार्ट। तो आई होप कि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब मैं जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग डक्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, देखिए यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया, ये बीच में मैंने एक लाइन खींच रखी है। इस लाइन का मतलब यह है कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो मेड्यूला है। नीचे वाला पोर्शन किडनी का क्या है, मान लीजिए मेड्यूला पोर्शन है, और ऊपर वाला पोर्शन मान लीजिए आप क्या है, कॉर्टेक्स। क्लियर? तो कलेक्टिंग डक्ट का जो निचला हिस्सा होता है वो किडनी के मेड्यूला में एंटर हो जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट का हिस्सा मेड्यूला रीजन ऑफ किडनी में एंटर होगा, आप उसको नाम दे देते हैं डक्ट ऑफ बैलिनी। ये नई चीज है पर आपको याद रखना है। एक्चुअली डक्ट ऑफ बैलिनी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट का वो पार्ट जो मेड्यूला में एंटर हो गया है आप उसे डक्ट ऑफ बैलिनी कहेंगे। यानी कि जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला पोर्शन में एंटर होगा किडनी के, आप उसको नाम दे देंगे डक्ट ऑफ बैलिनी। एंड डक्ट ऑफ बैलिनी, या मैं कहूं कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेड्यूला में एंटर होने के बाद मेड्यूलरी पिरामिड्स में एंटर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो आपको यहां पर कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो आप सभी जानते हैं, इनको हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। तो मेड्यूलरी पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट जैसे ही एंटर होगा, या डक्ट ऑफ बैलिनी जैसे ही एंटर होगा, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स में से होते हुए, कैलिक्स से होते हुए कन्वर्ज हो जाएगा रीनल पेल्विस में। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से बोल रहा हूं, आप इसको ऐसे समझें। कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसी डक्ट है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी कॉमनली ओपन होता है। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में जब एंटर करेगा तो आप उसको डक्ट ऑफ बैलिनी कहेंगे, और डक्ट ऑफ बैलिनी या पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जैसे ही मेड्यूला में एंटर करेगा, ये एंटर कर जाएगा मेड्यूलरी पिरामिड्स में, और मेड्यूलरी पिरामिड्स में एंटर करने के बाद कैलिक्स के थ्रू ये कन्वर्ज हो जाएगा रीनल पेल्विस में। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिन का फॉर्मेशन जब कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन जब कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स में पहुंच जाएगी, और मेड्यूलरी पिरामिड्स ओपन होगा किसमें, कैलिक्स में, और कैलिक्स में से होती हुई ये यूरिन कहां पर इकट्ठी हो जाएगी, रीनल पेल्विस में, जो कि आप जानते हैं एक
फनल शेप्ड स्पेस होता है हाइलम के अंदर, किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। और यूरिन जब रीनल पेल्विस में कलेक्ट हो जाएगी तो वहां से यूरेटर इस यूरिन को इकट्ठा करके बाहर ले जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर फिल्ड कर देगा। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू कहां चली जाएगी? आउटसाइड द बॉडी। तो कलेक्टिंग डक्ट हमेशा याद रखिए मेडुला में एंटर करेगी, डक्ट ऑफ बैलिनी कहलाएगी। ये मेडुलरी पैरामिड्स में एंटर करने के बाद कैलिक्स के थ्रू कन्वर्ज हो जाएगी रीनल पेल्विस में, और इस तरीके से यूरिन फाइनली कहां पहुंच जाती है? रीनल पेल्विस में, जिसे यूरेटर लेकर कहां पहुंच जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहां चली जाएगी? थ्रू द यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी। और यह कंसेप्ट आपको अभी फिलहाल याद रखना है। अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। किसके बारे में? ग्लोमेरुलस। तो आपने रीनल ट्यूब्यूल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट था वोमेन कैप्सूल, दूसरा पार्ट होता है पीसीटी, तीसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले, चौथा पार्ट होता है डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल के डीसीटी कॉमनली ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, जो आपने देख लिया है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी किडनी के अंदर, मान लीजिए ये आपकी किडनी है, हमारी किडनी के अंदर ब्लड को लेकर जाने वाली आर्टरी को आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे रीनल आर्टरी। तो आपके किडनी के अंदर रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर अंदर जाएगी। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएगी तो आप देखेंगे ये बहुत सारी छोटी छोटी फाइन आर्टीरियोल्स में अपने आप को क्या कर देगी? इस तरीके से डिवाइड कर देगी। यानी कि रीनल आर्टरी किडनी के अंदर गई और इस आर्टरी ने अपने आप को डिवाइड कर लिया इनटू फाइन आर्टीरियोल्स। बहुत सारी आर्टीरियोल्स में इसने अपने आप को क्या कर दिया? डिवाइड। आर्टीरियोल्स क्या है? आर्टरी की ब्रांचिंग से बनने वाली कम डायमीटर की, आर्टरी के कंपैरिजन में कम डायमीटर की जो वेसल्स होती है उनको आप कहते हैं आर्टीरियोल। तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर गई और उसने बहुत सारी छोटी छोटी फाइन आर्टेरियोल्स में खुद को डिवाइड कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि ऐसी आर्टेरियोल जो कि बहुत सारी आर्टेरियोल्स बनी है, उनमें से कोई एक ऐसी आर्टेरियोल जो वोमन कैप्सूल में एंटर करेगी। देखिए, एक ऐसी आर्टेरियोल जो वोमन कैप्सूल में एंटर करेगी। तो बहुत सारी आर्टेरियोल्स में से आप देख रहे हैं एक कोई आर्टेरियोल है जो इस तरीके से वोमन कैप्सूल के अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है। उसको आप नाम दे देंगे अफेरेंट आर्टेरियोल। अफेरेंट आर्टेरियोल, अफेरेंट में याद रखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, अफेरेंट आगे ई से स्टार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे इफेरेंट। तो अफेरेंट मतलब कि ऐसी आर्टेरियोल जो एंटर कर रही है वोमेन कैप्सूल के अंदर। और वोमेन कैप्सूल के अंदर जब ये अफेरेंट आर्टेरियोल एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद ये अपने आप को डिवाइड कर लेगी, अपने आप को तोड़ लेगी बहुत सारी छोटी छोटी सी कैपिलरीज में। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अफेरेंट आर्टेरियोल एंटर कर रही है वोमेन कैप्सूल में। जस्ट एंटर करने के बाद इमीडिएटली ये अपने आप को डिवाइड कर लेती है इनटू फाइन कैपिलरीज। बहुत सारी छोटी छोटी सी कैपिलरीज में इसने अपने आप को क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया है। ये कैपिलरी का जो गुच्छा आपको दिख रहा है, जो अराइज हुआ है, जो बना हुआ है, किससे? अफेरेंट आर्टेरियोल से। तो अफेरेंट आर्टेरियोल से इमर्ज इन कैपिलरीज के गुच्छे को, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो समझ में आ गया। हमारे नेफ्रॉन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्लोमेरुलस, वो क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज नॉट अफेरेंट आर्टेरियोल। इवन अफेरेंट आर्टेरियोल से डिवाइड होकर इमर्ज होती हैं बहुत सारी फाइन कैपिलरीज एंड द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के इस गुच्छे को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। और ध्यान से देखिए कि कैपिलरीज का ये गुच्छा जो ग्लोमेरुलस है उसको वोमेन कैप्सूल एनक्लोज किए होता है, चारों तरफ से इस तरीके से एनक्लोज किए होता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने गुब्बारे में जब अपना फिस्ट को, अपने मुट्ठी को जब आपने गुब्बारे के अंदर प्रेस किया था तो गुब्बारे के चारों तरफ का जो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बना था उसने आपकी मुट्ठी को एनक्लोज कर लिया था। ठीक वैसे ही वोमेन कैप्सूल जो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी को, कैपिलरी के गुच्छे को क्या कर लेगा? चारों तरफ से एनक्लोज कर लेगा। ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ध्यान रखना है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का जो गुच्छा है वो ग्लोमेरुलस है और कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? ये ग्लोमेरुलस क्या करने वाला है? तो ग्लोमेरुलस में जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, यानी कि कैपिलरीज हैं, बहुत सारी कैपिलरी का जो गुच्छा है, अब इन कैपिलरीज से ही ब्लड जो होता है
वो पास होता है, और जब ब्लड इन कैपिलरीज से पास होगा तो ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, आयंस या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होंगे, मेनली यूरिया एंड वाटर याद रखिए, वो इन कैपिलरीज में से छनकर कहां पहुंच जाएगा, बोमेन कैप्सूल में। तो कैपिलरीज जो हैं या जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं उनसे ही फिल्टर हो जाएगा यूरिया एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड, और उसके बाद बाकी जो ब्लड होगा, यूरिया और वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो बाकी जो ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसके लिए अब क्या होने वाला है, तो जो ये कैपिलरीज हैं वो आपस में क्या होंगी, फिर से मर्ज हो जाएंगी। जैसे ही बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलने वाली होंगी ये कैपिलरीज, ये आपस में रीयूनाइट हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। अब यहां पर जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं वो बहुत यूनिक कंसेप्ट है, और इस पर बेस्ड एक स्टेटमेंट नीट एग्जाम में आ चुका है। बोमेन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस है। ये कैपिलरीज आपस में मर्ज होकर, रीयूनाइट होकर एक लार्ज वेसल का फॉर्मेशन करती हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ है कि, आपने पढ़ा हुआ है कि एक आर्टेरियोल जो होती है वो अपने आपको डिवाइड जब करती है टिश्यू साइड पर फाइन कैपिलरीज में, तो टिश्यू साइड पर ये फाइन कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देती हैं, और उसके बाद ये कैपिलरीज अगेन क्या हो जाती हैं, मर्ज होकर ये लार्ज वेसल बना लेती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, वेन्यूल। तो ये आर्टेरियोल था। आर्टेरियोल से इमर्ज हुई बहुत सारी कैपिलरीज टिश्यू साइड पर इन कैपिलरीज से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाहर चली गई, और फिर ये कैपिलरीज जब रीयूनाइट होती हैं, मर्ज हो जाती है, तो आप उसको क्या कहते हैं, वेन्यूल, क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स हमेशा किस ब्लड को कैरी किए होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए था कि कैपिलरीज के मर्ज होने से जो यहां पर एक लार्ज वेसल का फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये वाली वेसल जो मैंने दिखाई हुई है, इसको आपको वेन्यूल बोलना चाहिए था, लेकिन हम इसको वेन्यूल नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम आर्टेरियोल ही कहेंगे। यानी कि आर्टेरियोल से कैपिलरीज बनी और कैपिलरीज ने मर्ज होकर अगेन आर्टेरियोल बना लिया, ना कि वेन्यूल। तो यहां पर ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस में जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आ रही हैं, जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज इन्वॉल्व हैं, वो यूरिया और वाटर को तो रिमूव कर रही है फ्रॉम द ब्लड, पर यहां ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इन कैपिलरीज में जो ब्लड भरा हुआ है उससे ऑक्सीजन निकलकर बोमेन कैप्सूल में नहीं आ रही है, बल्कि केवल यूरिया और वाटर आ रहा है। इसलिए जो ब्लड यहां से बाहर जाएगा, बोमेन कैप्सूल से बाहर जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, क्योंकि अभी इस ब्लड से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके बाहर नहीं निकाला गया है। इसलिए आप इस वेसल को जो कैपिलरीज के मर्ज होने से फॉर्म होगी उसको इफेरेंट आर्टेरियोल कहेंगे। इफेरेंट मींस ये एग्जिट हो रही है, ई से एग्जिट, तो एग्जिट से याद रखें इफेरेंट आर्टेरियोल्स। तो इफेरेंट आर्टेरियोल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी किए होगी, तभी आपने इसको आर्टेरियोल टर्म दिया, अदरवाइज आप इसको क्या टर्म दे सकते थे, वेन्यूल। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट ये था प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कि क्या ये जरूरी होता है कि आपकी बॉडी में आर्टेरियोल्स के डिवीजन से या डिवाइड होने से बनने वाली जो फाइन साइज की ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो रीयूनाइट होकर हमेशा ही वेन्यूल का फॉर्मेशन करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां पर आर्टेरियोल डिवाइड होकर फाइन कैपिलरीज का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन ये कैपिलरीज रीयूनाइट होकर वेन्यूल नहीं बनाती, बल्कि आर्टेरियोल ही बना लेती हैं फिर से, क्योंकि यहां पर इन कैपिलरीज के बनने का बेसिक मोटिव ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट या फिल्टर करना है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब जब इफेरेंट आर्टेरियोल वोमेन कैप्सूल से बाहर निकलेगी तो इसको याद आ जाएगा कि अभी मैंने रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट को ऑक्सीजन तो प्रोवाइड की नहीं है। यहां पर कैपिलरीज जरूर बनी, लेकिन कैपिलरीज बनने के बाद ऑक्सीजन तो बाहर निकली नहीं, बल्कि यूरिया वाटर निकला बाहर। तो जब इफेरेंट आर्टेरियोल वोमेन कैप्सूल से बाहर निकलेगी तो इमीडिएटली इसको याद आएगा कि मुझे फिर से कैपिलरीज में खुद को तोड़ना होगा, ताकि रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट लाइक वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से
हम देखें तो इफेरेंट आर्टेरियोल बोमन कैप्सूल से बाहर निकलकर इमीडिएटली छोटी छोटी सी फाइन कैपिलरीज में खुद को क्या कर लेगी, डिवाइड कर लेगी। और ये फाइन कैपिलरीज क्या करेंगी, रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट लाइक वोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी के चारों तरफ क्या होंगी, चारों तरफ यानी कि अराउंड लिपट जाएंगी, ताकि ये रीनल ट्यूब्यूल के इन वेरियस पार्ट को ऑक्सीजन डिफ्यूज करके दे सकें। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना रखा है। देखिए ये इफेरेंट आर्टेरियोल थी जिसने इमीडिएटली अपने आप को अगेन फर्दर डिवाइड किया इनटू फाइन कैपिलरीज, और ये फाइन कैपिलरीज आप देख रहे हैं पीसीटी के अराउंड, ये फाइन कैपिलरीज लूप ऑफ हैनले के अराउंड, ये फाइन कैपिलरीज पीसीटी के अराउंड, ये फाइन कैपिलरीज वोमन कैप्सूल के अराउंड अपने आप को क्या कर रही हैं, लिपटा रही हैं, ताकि ये इन वेरियस पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि इनने पहले कैपिलरी जब बनाई थी तो ऑक्सीजन देना भूल गई, यूरिया वाटर निकाल के आ गई, तो अब ये चाहती हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके वेरियस पार्ट को। तो देखिए इन कैपिलरीज का जो नाम है, इन कैपिलरीज का जो नाम है वो इनकी पोजीशन को डिफाइन करता है, यानी कि इन कैपिलरीज की पोजीशन को इनका नाम डिफाइन करता है, क्योंकि इनका नाम है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। नाम क्या है इनका, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो इन कैपिलरीज को आप नाम देते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब क्या होता है, देखिए पेरी मीन्स होता है अराउंड, और ट्यूब्यूलर का मतलब क्या होता है, तो ट्यूब्यूलर का मतलब होता है यहां पर रीनल ट्यूब्यूल। तो पेरी ट्यूब्यूलर का मतलब क्या हुआ, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरीज फैली हुई हैं उनको आप कहेंगे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। एंड पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज आर ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम इफेरेंट या एफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल से ही हमेशा क्या होती हैं, अराइज होती हैं, या एफेरेंट आर्टेरियोल्स के ही डिवीजन से, ब्रांचिंग से पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, और ये लिपट जाती हैं रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट के चारों तरफ अराउंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फिर से आपको बताने वाला हूं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज तो पूरे रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, लेकिन एक ऐसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी है जिसको मैंने रेड कलर से यहां पर हाईलाइटेड कर दिया है। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऐसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी है जो लूप ऑफ हैनले के अराउंड प्रेजेंट है। ऐसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हैनले के अराउंड प्रेजेंट होगी, उसको आप एक स्पेसिफिक नाम देने वाले हैं, और उसका नाम होगा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा लिख देता हूं मैं यहां पर। तो कभी भी आपको डिफाइन करना हो वासा रेक्टा क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी ही है, ये अलग चीज नहीं है, पर ऐसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हैनले के अराउंड प्रेजेंट होती है उसको हम नाम दे देते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या होती है, इट इज अ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी विच प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हैनले। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी जो यू शेप्ड होती है, लूप ऑफ हैनले के अराउंड प्रेजेंट होती है, यू शेप्ड होगी, क्योंकि आपका लूप ऑफ हैनले भी हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके अराउंड जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी होगी वो भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, और उसको आपने नाम दिया है वासा रेक्टा। तो कई बार ये नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाता है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अ यू शेप्ड पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी इज कॉल्ड वासा रेक्टा। ये चीज आप रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आपकी जितनी भी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं वो जब नेफ्रॉन को या रीनल ट्यूब्यूल को एग्जिट करेंगी, जब वो रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगी, कहां पर बाहर निकल रही हैं, देखो यहां पर। जैसे ही ये पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज एग्जिट करेंगी रीनल ट्यूब्यूल को, तो ये आपस में फिर से मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होकर एक लार्ज वेसल का फॉर्मेशन करेंगी। अब आप इस वेसल को नाम दे सकते हैं वेन्यूल। वेन्यूल नाम क्यों दे सकता हूं मैं अब, क्योंकि अब जो ब्लड कैरी किए हुए है ये वेसल वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट को पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज ने डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो अब जो ब्लड होगा इसमें, जो कि पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी के मर्ज होने से बनने वाली वेसल होगी, उसको आप वेन्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्यूल क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रीनल वैन में डाल देगी,
किडनी के अंदर ही रीनल वैन होती है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और ये रीनल वैन किडनी के बाहर जाएगी और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देगी वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में। और इंफीरियर वेना कावा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो किडनी से आया है उसको लेकर जाएगी ऊपर हार्ट में और राइट एट्रियम में फिल्ड कर देगी। बाकी कहानी आपको पता है, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरना यहां से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक समझाया हुआ है, ईच एंड एवरी वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बस एक कंसेप्ट अभी ऐसा है जो बच रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अभी जो एक चीज है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बची हुई है, और वो है मालफिगियन ट्यूब्यूल्स या मालफिगियन बॉडी हम किसे कहते हैं। मालफिगियन बॉडी या जिसको रीनल कार्पस्कल्स भी कहा जाता है, वो लिटरली कैसे स्ट्रक्चर हैं। तो अब हम समझेंगे कि मालफिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल कैसा स्ट्रक्चर होता है। जल्दी से मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को बना लेता हूं, और इस डायग्राम में आप देखेंगे ये अफेरेंट आर्टेरियोल है, ये इफेरेंट आर्टेरियोल है, ये अफेरेंट, ये एफेरेंट। अफेरेंट एफेरेंट मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, माफ करना, लेकिन मैं बोलता रहता हूं। ए से स्टार्ट हो रहा है अफेरेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है एफेरेंट। आप देखेंगे ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, और ये इनिशियल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गया। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का इनिशियल पार्ट यहां पर दिखाया गया। आगे का पार्ट आप जानते हैं कुछ ऐसा ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। तो मालफिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल का मतलब क्या होता है, तो साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड मालफिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल, यानी कि बोमन कैप्सूल विच इज द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल एंड ग्लोमेरुलस विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इन दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, मालफिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, याद रखिए। मालफिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल का मतलब होगा बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल and glomerulus is the major part of nephron। अब समय आ चुका है पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी को समझने का, यानी कि आपकी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन तो होते हैं, ये आपने देख लिया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी आपने देख लिया, पर आपकी किडनी में नेफ्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये सब समझना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी को। ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी है, और इसमें मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा देखिए, ये आपको डॉट डॉट दिख रही है ना, ये जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है ये डिवाइड कर रहा है किडनी को 2 जोन में। पहला जोन अंदर वाला जिसको मैं नाम दे सकता हूं मेड्यूला, ये मेड्यूला जोन है, और एक बाहर वाला जिसको मैं नाम दे सकता हूं कॉर्टेक्स। तो किडनी को हम 2 मेजर जोन में डिवाइड कर सकते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। अभी मैंने किडनी को कैसा दिखा रखा है, यहां पर आड़ा रख लिया है, वैसे सीधी होती है हमारी किडनी, लेकिन मैंने किडनी को यहां पर ऐसा कर दिया है, ठीक है। ये है मेड्यूला पोर्शन और ये हो गया कॉर्टेक्स। अब आप हमेशा याद रखिए कि नेफ्रॉन की पोजीशन किडनी में कहां होती है। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किडनी का ये वाला जो पोर्शन है, इनर कॉन्केव सरफेस टूवर्ड द सेंट्रल इज कॉल्ड हाइलम। Funnel shaped space inside the hilum is called renal pelvis. Projection of renal pelvis is called calyx, and some conical shaped structures are present which divide the medulla part of kidney is called medullary pyramids, and medullary pyramids always emerge or projected from calyx। क्लियर, ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो अब देखते हैं कि नेफ्रॉन की पोजीशन किडनी में कहां पर होती है। इन पार्ट्स के नाम मैं जल्दी से लिख देता हूं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया रीनल पेल्विस एक चीज, ये हो गया आपका कैलिक्स, ये हो गया आपका मेड्यूलरी पिरामिड। अब आप देखेंगे कि ये मैंने एक नेफ्रॉन बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक नेफ्रॉन बना दिया। नेफ्रॉन में ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ये अफेरेंट आर्टेरियोल आ रही है, ये एफेरेंट आर्टेरियोल जा रही है, बीच में ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज द ग्लोमेरुलस। ये आपको जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आप जानते हैं बोमेन कैप्सूल है। फिर आपको ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नियर द ग्लोमेरुलस दिख रहा है वो पीसीटी, नियर द बोमेन कैप्सूल दिख रहा है वो पीसीटी है। फिर एक हेयरपिन लाइक लूप है जो लूप ऑफ हेनले है। देन
असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो है वो एक अगेन कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज द डीसीटी, और डीसीटी ओपन हो रहा है एक डक्ट में, दैट इज द कलेक्टिंग ट्यूब। ये सब आप जानते हैं, छोटा सा नेफ्रॉन है, मिनी नेफ्रॉन है। इसमें आप देखेंगे कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ मैंने लिख दिया, माल्फिगियन बॉडी, ये पीसीटी लिख दिया और ये डीसीटी लिख दिया। अब आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि हमारे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और पूरे के पूरे 1 मिलियन नेफ्रॉन, चाहे वो कितनी भी वैरायटी के क्यों ना हो, सभी नेफ्रॉन्स का माल्फिगियन बॉडी यानी कि रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी, ये 3 ऐसे मेजर पोर्शन हैं, माल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी प्लस डीसीटी, ये तीनों पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, और ये हमेशा किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। माल्फिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी कंप्लीटली लोकलाइज्ड इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं एक और नेफ्रॉन ले लेता हूं जल्दी से। ये मैंने एक और नेफ्रॉन ले लिया है, छोटा सा नेफ्रॉन, इसमें ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हैनले हो गया, ये डीसीटी हो गया, और इस नेफ्रॉन का डीसीटी भी कॉमनली ओपन हो रहा है इस स्ट्रेट ट्यूब में जिसको आप कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो मैंने कहा था कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें कई नेफ्रॉन का डीसीटी कॉमनली ओपन होता है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, देखेंगे अब इस नेफ्रॉन में भी आप देखेंगे माल्फिगियन बॉडी हो, पीसीटी हो, डीसीटी हो, वो कहां पर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स में ही होगा, नो प्रॉब्लम, ये कॉर्टेक्स में ही होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इन दोनों नेफ्रॉन में एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, वो डिफरेंस ये है, मैं पॉइंटर की हेल्प से आपको बता रहा हूं। इस वाले नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हैनले है वो शॉर्ट है, छोटा सा है, और इस नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले काफी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग, टू शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग इस वाले नेफ्रॉन में देख रहे हैं, वेरी लॉन्ग इसमें देख रहे हैं टू शॉर्ट, बहुत छोटा। तो हमारे किडनी में 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होता है और एक ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हैनले वेरी लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है। हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है और 1 मिलियन नेफ्रॉन का केवल 15% ही ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जिनका लूप ऑफ हैनले बहुत लंबा होता है, बल्कि 85% हमारी किडनी में ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हैनले बहुत शॉर्ट होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो अगर किसी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो आप देखेंगे कि उस नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनले का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही मेड्यूला रीजन में जाकर एक्सटेंडेड होगा। लूप ऑफ हैनले का छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, निचला पार्ट जो है वो मेडुला पोर्शन में जो होगा वो एक्सटेंडेड होगा। लेकिन अगर किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले बहुत ज्यादा लंबा है तो ऐसे नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनले का एक मेजर पार्ट, एक ज्यादातर निचला हिस्सा मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में डीपली रन करेगा। डीपली रन करेगा यानी कि अंदर तक फैला होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हैनले छोटा होता है, ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हैनले छोटा होता है, टू शॉर्ट, उनका लूप ऑफ हैनले का छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा ही एक्सटेंडेड होता है मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में, एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला ऑफ किडनी। और ऐसे नेफ्रॉन में आप हमेशा याद रखिए कि उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन? तो हमारी किडनी के ऐसे नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं जिनका लूप ऑफ हैनले छोटा है और लूप ऑफ हैनले का थोड़ा सा पार्ट ही एक्सटेंडेड होता है मेडुला पार्ट ऑफ किडनी में, और ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और इन नेफ्रॉन्स की एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है जो 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुकी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि इन नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा इज अ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनमें वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होती है या रिड्यूस्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है,
कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा है तो वासा रेक्टा भी छोटी होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी साइज में, इवन कई बार वो एब्सेंट भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि इनमें से किन नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट हो सकती है या साइज ऑफ वासा रेक्टा जो है वो हाईली रिड्यूस्ड हो सकती है। तो आंसर था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन की हमेशा लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, शॉर्ट होता है। क्लियर। अब मैं बात करूंगा इस वाले नेफ्रॉन की जो बाजू में बना रखा है मैंने। इस नेफ्रॉन में आप देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले जो है वो टू लॉन्ग, बहुत लंबा है, और ऐसा होने की वजह से इस लूप ऑफ हेनले का मेजर पार्ट, ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो डीपली रन करेगा, अंदर तक एक्सटेंडेड होगा मेडुला पोर्शन में, और ऐसे नेफ्रॉन को हम नाम दे देंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में याद रखिए मेड्यूलरी टर्म आ रहा है, मतलब कि ज्यादातर पोर्शन जो होगा लूप ऑफ हेनले का वो कहां पर होगा, मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में होगा। लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होगा तभी मेडुला ऑफ किडनी में डीप रन कर सकेगा, और ऐसे नेफ्रॉन में वासा रेक्टा जो होती है वो बिल्कुल प्रेजेंट होगी ही, और वो रिड्यूस्ड नहीं होगी, बाकी लंबी होगी, यू शेप्ड एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होगी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा है क्या भाई, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होती है। तो अब मैं यहां पर कुछ सदवाक्य आपको दे रहा हूं, ऐसे सदवाक्य जो नीट में 110% क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज, हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉर्टिकल या जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। हमेशा याद रखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट, यानी कि बहुत छोटा होता है, और मेड्यूलरी पार्ट में लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा हिस्सा ही एक्सटेंडेड हो पाता है। ऐसे नेफ्रॉन्स की मेजोरिटी होती है, यानी कि हमारी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है और 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही हैं जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा है, और इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट हो सकती है या उसकी साइज हाईली रिड्यूस्ड हो सकती है। हमारी किडनी में दूसरे जो नेफ्रॉन्स हैं जो नंबर में काफी कम है, केवल 15%, यानी कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन आपकी किडनी में केवल 15% ही होते हैं, 85% क्या होते हैं कॉर्टिकल। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में हमेशा याद रखिए लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो किडनी के मेडुला पोर्शन में एक्सटेंडेड होता है। तो पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी अगेन एंड अगेन, फिर से एक बार बता रहा हूं, पीसीटी डीसीटी माल्फिगियन बॉडी हमेशा कॉर्टेक्स में होगी। लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट या ज्यादा पार्ट मेडुला में हो सकता है, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो कुछ पार्ट मेडुला में होगा, और अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो ज्यादातर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होगा। अब कंडक्टिंग डक्ट की जहां तक बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर, सॉरी कंडक्टिंग बोल दिया मैंने, कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पोर्शन तो हमेशा कॉर्टेक्स में होगा, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला में एंटर कर जाएगी, जिसे आप डक्ट ऑफ बैलिनी कहेंगे। देन ये मेडुलरी पैरामिड्स में एंटर कर जाएगी और यहां से ये कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी किसमें, रीनल पेल्विस में। इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन जो कलेक्टिंग डक्ट में हुआ है वो मेडुलरी पैरामिड्स के कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस तक पहुंच जाएगा, जहां से यूरेटर, ये यूरेटर है, यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगा। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत मेहनत के साथ इस लेक्चर को मैंने रिप्रेजेंटेड किया आपके सामने, बहुत सारी मेहनत एनिमेशंस लगते हैं इस लेक्चर को बनाने के लिए, तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है। वीडियो को देखने के बाद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप अपने स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि वो भी इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतनी आसानी के साथ केवल 1 घंटे के अंदर समझ पाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।